आइए, हमने सुंग वंश के बारे में पढ़ा था। जरा सुंग वंश को रिवाइज करते हैं। दिखाओ जरा, नोट्स दिखाओ। हम जो पूछेंगे आप बताओगे, ठीक है। सुंग वंश के समय कितने यवन आक्रमण हुए थे? 2 यवन आक्रमण। दोनों कौन कौन किया था? क्या नाम था? डेमेट्रियस और मिनांडर। मिनांडर को कौन मिला? नागदत्तक। नागसेन कौन मिला? नागसेन। नागसेन ने किसकी शिक्षा दिया? बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दिया, ठीक है। और कौन से किताब लिखा? किसने लिखा था? नागसेन ने। उसमें किसकी चर्चा है? उन दोनों की वार्तालाप की चर्चा है। दो जो यवन आक्रमण हुए थे, यवन आक्रमण के बाद कितने यज्ञ हुए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ। यवन आक्रमण कौन जीता था? पुष्यमित्र शुंग। लेकिन लड़ा कौन था? अग्निमित्र। कौन लड़ा था? अग्निमित्र। कौन लड़ा था? अग्निमित्र लड़ा था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग को किससे ज्यादा नफरत था? बौद्ध धर्म से। उसने सारे बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया, 2 को छोड़ के। कौन कौन? सांची का और भरूच का। सांची कहाँ है? एमपी। भरूच कहाँ है? एमपी। वह कौन सा राजवंश है जो मगध का नहीं था? कौन था? शुंग वंश। कौन था? शुंग वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक, शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति। उसकी हत्या किसने किया? शिमुक ने। किसने किया? शिमुक ने। और शिमुक ने किसकी स्थापना किया? कर्ण वंश की। किसने किया? कर्ण वंश की। कर्ण वंश के संस्थापक शिमुक। कर्ण वंश को नहीं पढ़ना है, कर्ण वंश कुछ है ही नहीं है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ बनाया था इन्होंने भी? विदिशा। इसमें 4 शासक हुए। अंतिम शासक याद रखना है सुशर्मन। कौन था? सुशर्मन। कौन था बोलो? सुशर्मन। नहीं, हाँ, कर्ण वंश का। सुशर्मन की हत्या किसने किया था? शिमुक ने किया था। और शिमुक ने किसकी स्थापना किया? सातवाहन वंश। आइए अब पढ़ेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। जरा अगर हम थोड़ा ध्यान दें अपने नक्शा की ओर, तो नक्शा पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और हम लोग चीजों को क्लियर करते चलेंगे। ये आपका था मगध का एरिया। ये आपका था मगध का एरिया। मगध धीरे धीरे पूरा फैल गया था इधर, ठीक है। यहां पे कौन शासन करता था? कौन करता था? एमपी में कौन करता था? शुंग वंश। कौन था? शुंग वंश। बोलो, शुंग वंश। शुंग वंश की राजधानी कहां थी? विदिशा। शुंग वंश के बाद कौन सा आया? सातवाहन वंश। कौन सा आया? सातवाहन वंश। कर्ण वंश आया। कर्ण वंश के बाद कौन आया? सातवाहन वंश। कर्ण वंश में कुल 4 शासक हुए, 30 साल तक शासन किया, कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए हमको इतिहास में नाम नहीं देंगे। इतिहास उसी को दर्जा देता है जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम करता है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हैं किसके बारे में? सातवाहन वंश। क्या वंश? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था वो कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में। कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में। एमपी से नीचे किस तक कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में। आपने एक चीज देखा है, जब हम आपको राजवंश पढ़ाए हैं, सबसे पहले कौन था? हर्यक वंश। हर्यक वंश की राजधानी मगध। मगध में कहा? राजगिरा। कहाँ था? राजगिरा। जैसे जैसे राजवंश आते गए, धीरे धीरे ये लोग इधर शिफ्ट होते गए। कहाँ शिफ्ट हो गए? दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट होते गए। और ऐसे ऐसे करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे? पढ़ते पढ़ते दक्षिण भारत पहुंच जाएंगे। जब दक्षिण भारत पढ़ेंगे तो फिर से उत्तर भारत में एक नए साम्राज्यवाद का उदय होगा और फिर हम पढ़ेंगे उत्तर भारत को, ठीक है। आप खुद समझ पा रहे होंगे कि देखो, ये मगध से शिफ्ट हो गया दक्षिण भारत महाराष्ट्र में,
इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? प्रतिष्ठान को। कहाँ बनाया था? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमु। राजधानी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ जी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। धीरे धीरे लोग शिफ्ट होने लगे महाराष्ट्र में। एक बात बताइए, आपका गांव है, गांव से छोड़ के धीरे धीरे आप शहर में आ जाएंगे तो गांव की आपकी पड़ती जमीन है, घर है, कोई न कोई कब्जा करेगा। कब्जा कोई बाहरी आदमी नहीं करेगा, कोई अपना ही करेगा, पक्का करेगा। अब ये लोग धीरे धीरे, चूंकि मगध महाजनपद का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में जूनागढ़ और उत्तर में आपका यहाँ तक आ गया था। कहाँ तक? यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद है? इराक 4 जगह, इराक वो नाम है ना, पूरा नाम बोलिए। एशिया, एराट्रोफिया, जोट्रोफिया और मेसाडोनिया 4 जगह था। किसको मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये सब सारा कहाँ था? ये सारा हिस्सा जो आप नक्शा में देख रहे हैं, ये सारा हिस्सा कहाँ था? ये सारा हिस्सा कहाँ था? मगध में था। धीरे धीरे इन राजवंश ने दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उत्तर भारत खाली हो गया। अब उत्तर भारत खाली हो गया, अब आगे चल के हम पढ़ेंगे तो हम एक बड़ा राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं दक्षिण भारत की ओर। इसी में हमारा चोल आएगा, चेर आएगा, पांड आएगा, पहलव आएगा, सब इधर आएगा। अब देखो, इसने अपनी राजधानी बना लिया महाराष्ट्र को। इन सातवाहन को किसी से कोई डर नहीं था, इनको सिर्फ खतरा था तो शक से खतरा था। किससे था? शक। अभी मत सुनिए शक कौन थे, कहाँ से आए थे, ये अभी ज्यादा नहीं समझिए, क्योंकि शक के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अगर हम अभी बीच में घुसा देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, सातवाहन आपका छूट जाएगा। अभी हमें फोकस किस पे करना है? सातवाहन पे। इस सातवाहन को खतरा किससे था? शकों से था। शकों के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देता हूं। शको कौन था? शक जो थे वो मध्य एशिया के मारे हुए लोग थे। जैसे मान लो कि आपके अपने घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, आपको चाचा चाची के पास रहते थे, उन्होंने आपको मार के भगा दिया। आप कहाँ जाओगे? नाना नानी के पास जाओगे। नाना नानी के पास जाओगे, नाना नानी कहेंगे कि काम करो, अब यहीं पे 1-2 कट्ठा 1-2 बीघा खेत दे रहे हैं, आप यहीं पे जोतो और यहीं पे रहो। आप क्या होगा? वहां बस जाओगे? वहां बसोगे नहीं बसोगे? सेम शक वैसे ही थे। शक जो थे वो मध्य एशिया से मार के भगाए हुए लोग थे। कहाँ थे? बोलो। मध्य एशिया से मार के भगाए हुए लोग थे, और वो आकर के भारत में 5 शाखा में आए थे। कितने शाखा? 5 शाखा। कहाँ था? गोली मारी। अभी जब शक पढ़ेंगे तब 5 शाखा के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो शक थे वो मध्य एशिया से आए थे, तो इधर से ही आए थे, और इधर से जब आए थे तो ये गुजरात के एरिया में, इधर के एरिया में शकों का राज शासन था। क्योंकि शक थे राजा, उनको मार के भगाया गया। अब ये भारत में आए तो इन्होंने सोचा कि भारत में अगर रहना है तो हमें भी किसी को मार कर कब्जा करना होगा, और उस कब्जा करके धीरे धीरे शासन करना होगा। इस ससुरे के किसी से खतरा नहीं था। किसको? सातवाहन थे। सिर्फ खतरा किससे था? शक से। किससे था? कहानी को अच्छे से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, रिलेट करिएगा। किससे खतरा था? शक से था। इधर शक थे, इधर सारे कौन थे? शक थे। खतरा इसलिए था कि शक जो था वो ज्यादा बलवान था। ज्यादा क्या था? बलवान था। और उसने क्या नाम है, शकों के डर से इन लोगों ने क्या कर लिया, अपनी जो महाराष्ट्र था, इस जगह तो इसका पूरा था ही, इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश शिफ्ट कर लिया। कहाँ शिफ्ट कर लिया? आंध्र प्रदेश। यानी अपनी राजधानी कहाँ बनाया? नया राजधानी कहाँ बना लिया? आंध्र प्रदेश।
किसने? शातवाहन ने। इसीलिए इसे इन लोगों को आंध्र शातवाहन भी कहा जाता है। क्या कहता है? आंध्र शातवाहन। आप जब पीसीएस मेंस का एग्जाम दोगे उसमें लिखने के लिए आता है, आंध्र शातवाहन के बारे में चर्चा करें। 2 नंबर में रहेगा, 20 वर्ड में लिखना रहेगा। तो उसमें लिखेगा शातवाहन जिन्होंने कर्ण वंश के बाद अपना कब्जा जमाया था, उसको डर शक से था, तो शक से डर के कारण अपनी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से उठकर आंध्र प्रदेश शिफ्ट हो गया, इसीलिए उसे आंध्र शातवाहन कहा जाता है। बात समझ में आई? तो अब इसे ये लोग यहाँ पे रहने लगा इस एरिया में। नक्शा देख के समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये लोग रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश के शासक को इकट्ठा करें। संस्थापक शिमु। इसके बाद एक शासक आए थे जिनका नाम था हाल। क्या नाम था? हाल। एक शासक आए थे हाल। ये सातवाहन वंश के, ध्यान सुनिएगा, सबसे प्रतापी शासक थे। कैसे शासक थे? सबसे प्रतापी शासक। देखो हमने इनको नोट्स दिया, ये पढ़ के आए थे। अभी देखो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप लोग भी पढ़ के आओ गधो, तो तुम लोग सुनते नहीं हो। नोट्स ले लेंगे और घर पे जाके तकिया के नीचे चाप देंगे। ठीक है, तो ये जो हाल था, हाल कौन था? शकों का सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक किसका? सातवाहन का सबसे प्रतापी शासक। लेकिन बहुत ईमानदार था, बहुत ही ईमानदार था। कभी कोई इसने युद्ध नहीं किया, हमेशा शांत रहता था, हमेशा शांत रहता था। लेकिन एक योग्य शासक था, क्योंकि इसने सातवाहन के लिए बहुत सारे काम किया था, बहुत सारे काम किया था। इसके बाद एक शासक आया जिसका नाम था, ध्यान सुनिएगा, गौतमी पुत्र शातकर्णी। जीपीएस, गौतमी पुत्र शातकर्णी। नाम से ही लग रहा है कैसा होगा? सीधा साधा हुआ, दबंग होगा? नाम से लग रहा है ना, गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये शासन कर रहा था, तो इसके समय इधर का एक शासक इसके ऊपर आक्रमण करने लगा। किसके ऊपर? गौतमी, जीपीएस के ऊपर। जिसकी जीपीएस के ऊपर यानी सातवाहन के ऊपर जब गौतमी पुत्र शातकर्णी का शासन व्यवस्था चल रहा था, तब एक शक शासक जिसका नाम था नहपान, नहपान ने इसके ऊपर आक्रमण किया। उसको जीपीएस ने नहला नहला के, पान खिला खिला के धोया। इतना मारा इसको, इतना मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, क्योंकि इसने अटैक किया था शुरुआती एरिया में, मध्य प्रदेश के एरिया में। उसको वहीं पर घेर लिया, उसको वहीं पर घेर लिया। ठीक है, और वहीं पर घेर लिया और ला करके इतना दौड़ा दौड़ा के मारा, पान खिला खिला के मारा। ठीक है, यानी नहपान को पान खिला के मारा, मुंह कान थूर दिया, मुंह फूल गया, ऐसे फुला के मुंह के भागा वहां वापस। ठीक है, इसकी चर्चा कहाँ है? इसकी चर्चा महाराष्ट्र में। नापान में जीता कौन? बोलो। देखो नाम से नहीं लग रहा है, नापान, नापान नहीं चलेगा। गौतमी पुत्र शातकर्णी। जीता कौन? शातकर्णी। हारा कौन? इसकी चर्चा कहाँ है भाई? जो इसकी चर्चा है महाराष्ट्र के एक जगह है जहां का नाम है जांगलथंबी, जोगलथंबी, जोगलथंबी। महाराष्ट्र की जगह है जोगलथंबी। जोगलथंबी में सिक्का मिला था। क्या मिला था? सिक्का मिला था। सिक्का मिला था। इस सिक्के में एक तरफ गौतमी पुत्र शातकर्णी का एकदम इस तरह करके भयानक रूप में फोटो था, एक तरफ नहपान का फोटो ऐसे था, मरल टाइप में। अब फोटो देख के क्या लगेगा कि कौन जीता है? गौतमी पुत्र
सातकर्णी, हारा कौन है? नापान। मान लीजिए अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, आगे चल के 200-400 साल बाद लोगों को एक सिक्का मिले जिसमें एक तरफ मोदी जी इस तरह करके खड़ा रहे और एक तरफ राहुल गांधी ऐसे करके खड़ा रहे, तो ले क्या सोचेगा कि मोदी जी कौन है? विनर, और राहुल गांधी कौन है? लूजर। लोग कहता है कि देखो, लोग कहता है कि राहुल क्या नाम है, मोदी जी ने राहुल गांधी को हरा दिया, ऐसा कहते हैं ना, गलत कहते हैं लोग। राहुल गांधी जी की वजह से ही मोदी जी जीतते हैं। अगर राहुल गांधी जी नहीं होते तो शायद मोदी जी नहीं जीतते, क्योंकि उसकी उनकी बोली हुई हर एक बात मोदी जी के लिए वरदान साबित होता है। आलू डालेंगे। आइए, तो चर्चा कहाँ है? जोगलथम्बी में, महाराष्ट्र के जोगलथम्बी में क्या मिला था? सिक्का मिला था। क्या मिला था? सिक्का। अब देखो, कहा जाता है ना, जब आप किसी से लड़ाई लड़िए, क्या हुआ? बैठ चुपचाप, बैठ, फोन रख, मारेंगे इधर डंडा फेंक के। अब एक बात बताइए, आप किसी से लड़ाई अगर जीत लीजिए तो अपने आप को उतना बड़ा सहनता नहीं समझना चाहिए। इस ससुरा जो था गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने आप को सहनता समझ लिया। क्या समझ लिया? और सहनता इतना ही नहीं समझ लिया, वो जो है किसी से सुनता ही नहीं था, किसी से सुनता ही नहीं था, और एकदम शासन दबंग रूप में करता था। सोचता था कि अब इसका कुछ है ये नहीं, इसका कुछ है ये नहीं है। गौतमी पुत्र सातकर्णी तो खैर था भी दबंग आदमी, तो चल जाएगा। इसके बाद एक राजा आया जिसका नाम था वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। बोलो, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी, बीपीपी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। पुलवामा नहीं, पुल्लुमावी। क्या लोगे? पुल्लुमावी। अब देखो, अब इसने, इसके बाद शासक कौन आए? वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। इसने कहा हमारा जो पिताजी थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने किसको हराया था? नहपान को हराया था, मतलब अब हम भी शकों को हरा सकते हैं। मान लीजिए दो गुट में लड़ाई हुआ, दो कास्ट में लड़ाई हुआ, अभी एक कास्ट ने दूसरे कास्ट को हरा दिया। अब 20 साल बाद, 30 साल बाद फिर से सोचेगा हमारे चाचा ने इसको हराया था, अब हम भी इसको हराएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि हरा ही देगा? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हो सकता है अगला बंदा अब दबंग आ गया हो। कि ससुरा वही सोच लिया। क्या सोच लिया? कि जब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इन लोगों को हराया था, शकों को, तो अब हम भी शक को हरा सकते हैं। और इसने, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी ने आक्रमण कर दिया गुजरात में। कहां आक्रमण किया? गुजरात में। अब गुजरात के शासक था रुद्रदामन। क्या था? नाम से जरा बताओ। रुद्रदामन, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। नाम से क्या लग रहा, कौन जीता होगा? रुद्रदामन। इसने, रुद्रदामन ने कहा अच्छा तो क्या हमको नहपान समझ रखा है? आजा आजा आजा। इसको बुलाया। अब वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को हम दौड़ा दौड़ा के धोया, जैसे जीपीएस ने धोया था किसको? नहपान को। यहाँ पर भी युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो कौन जीता? रुद्रदामन। और बीपीपी क्या हो गया? हार गया। क्या हो गया? लेकिन जब हार गया तो इन दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। कौन सा संबंध? आज दोनों में से होगा। मान लो आप अपनी पड़ोस के किसी आदमी को हरा दीजिए, अब बोले अपनी बेटी से ब्याह कर दो, करेगा? बोलेगा मर तो मर जाएंगे, बेटी कुंवारी रह जाएगी, पर ब्याह तुमसे नहीं करेंगे। लेकिन देखो, राजा था ये लोग। इससे पहले वह कौन सा राजा था जो हारने पर अपनी बेटी का ब्याह करवाया था? सेल्यूकस निकेटर। बेटी का नाम कार्नेलिया, हेलिना कार्नेलिया। ठीक है। तो जब ये हार गया तो हारने के बाद कौन सा संबंध स्थापित हो गया?
वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। क्या हुआ? अब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, तब दोनों में से क्या हो गया? कोई दिक्कत, क्योंकि अब ठीक से रहेगा, क्योंकि अब तो रिश्तेदार बन गया। जब रिश्तेदार नहीं था तब लड़ाई होता था, अब क्या बन गए? रिश्तेदार। ये जो मेन 4 शासक है, इसी का नाम याद रखना है। आपको अंतिम शासक पूछा जाएगा, इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था यज्ञश्री। क्या नाम था? यज्ञश्री। क्या लिखा है? यज्ञश्री। अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री शातकर्णी। यज्ञश्री शातकर्णी। इसको शॉर्ट में लिख दें, YYSS, यज्ञश्री शातकर्णी। अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री शातकर्णी। इसके बाद कोई शासक नहीं आया जो कि मगध पे राज कर सके। यानी कि हमने जो पढ़ा था, मगध महाजनपद में 7 राजवंश। इस राजवंश की जो पतन हुआ वो अपने आप हुआ। अपने आप कहने का मतलब शकों के आक्रमण के द्वारा हुआ। किसके आक्रमण के द्वारा? शक जो थे वो इसके आक्रमण किए, ऐसा क्या हो गया? समाप्त हो गया। इतना नोट करो, आगे देखेंगे इसमें। नोट करो, जो नोट कर रहे हैं नोट करेंगे। क्या हो गया? पानी है, अगर डालना डाल दो, बंद कर दो, बंद कर दो। आया कुछ समझ में? नहीं आया? तुम्हें आया? तुम्हें नहीं आया समझ में? हो गया? बंद कर दो जी, कूलर बंद कर दो। मिटा दूं? अब देखो, अब आगे इसको समझते हैं। लिख रहा था क्या? आइए एक बार रिवीजन करते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। राजधानी कहाँ बनाई थी? प्रतिष्ठान। कहाँ है? महाराष्ट्र में। किससे डर था? शक से। कारण कहाँ ले गया राजधानी? आंध्र प्रदेश। इसलिए क्या कहा गया? आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन। इनका अगला शासक कौन था? हाल। कौन था? सबसे योग्य शासक? हाल। सबसे योग्य शासक? हाल। सबसे ईमानदार शासक? हाल। सबसे शांति वाला शासक? हाल। इसके बाद आया गौतमी पुत्र सातकर्णी, जीपीएस। सबसे ताकतवर शासक? जीपीएस। सबसे लड़ाकू शासक? जीपीएस। जीपीएस के समय किसने आक्रमण किया था? नापान। किसने किया था? नापान। नापान को धो दिया, पान खिला के धो दिया। उसके बाद कौन आया? वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। उसके समय किसकी आक्रमण हुआ? किसकी? नहीं, इसने आक्रमण किया था रुद्रदामन पे। कहाँ आक्रमण किया? रुद्रदामन पे। रुद्रदामन ने क्या किया? धो दिया। रुद्रदामन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। कोई बताओगे? रुद्रदामन कहाँ का शासक था? जूनागढ़। रुद्रदामन ने एक अभिलेख बनवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। वो किस झील के किनारे था? सुदर्शन झील। किस भाषा में था? संस्कृत। किसमें था? कितने राजा का वर्णन है? 3 राजा का, चंद्रगुप्त, अशोक और रुद्रदामन। 3 की वर्णन है उसमें, है ना। आइए अब हम इसके आगे लेके चलते हैं। इसका अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद अब समझते हैं सातवाहन जो था समाप्त कैसे हो गया, क्या कारण था। क्योंकि अगर एक बार हम नजर डालें, आइए अगर एक बार हम नजर डालें हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह, ध्यान से देखिएगा। ह से हर्यक वंश। हर्यक वंश, इसकी हत्या किसने किया था?
शिशुनाग वंश वाले ने। किसने किया था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग कौन था जी? हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वीरदस्त, सॉरी नागदशक। कौन था? नागदशक। उसका सेनापति था। कौन था? सेनापति। तो सेनापति ने किसकी हत्या कर दिया? राजा की, और शासन ले लिया। इसके अंतिम शासक कल बताए थे नंदीवर्मन। कौन थे? नंदीवर्मन। नंदीवर्मन की हत्या कौन करता है? महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन था? इसका सेनापति। कौन था? इसका सेनापति। महापद्मनंद का अंतिम, इसका नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद। धनानंद का बस सिर्फ धनानंद ही ऐसा था जिसका हत्या सेनापति द्वारा नहीं हुआ। बाकी सबका मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरदस्त। वीरदस्त की हत्या कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग, वो भी उसका सेनापति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। उसकी हत्या किस? वासुदेव नहीं था वसु क्या ना देवभूति। कौन थे? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने किया? वासुदेव। वासुदेव ने किसकी स्थापना किया? कण्व वंश। कण्व वंश के अंतिम शासक क्या होता था? सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या किसने किया? सातवाहन वंश संस्थापक अभी तो पहले शिमुक ने उसकी हत्या कर दिया। लेकिन अब जो सातवाहन वंश का पतन होगा, इस बात को समझते हैं। आप खुद समझ जाएंगे अभी सातवाहन वंश के बारे में। इसके देखते हैं इसका राजपाट कैसा था, इसके समय में जो भूमि था वो कैसा था, यानी सातवाहन वंश का कार्य कैसा था। आइए सातवाहन वंश से क्या पढ़ेंगे? सातवाहन वंश के कार्य क्या पढ़ेंगे? कार्य। सबसे पहला कार्य इसने किया था भूदान शुरू किया था। क्या शुरू किया था? भूदान। इनका कहने का मतलब था कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, इससे क्या होगा? अपना भूमि दान करो गरीब लोग को। इससे क्या होगा कि भूदान जब होगा तो जो गरीब है उसको भी भूमि मिलेगा और अपना अनाज का उत्पादन कर पाएगा। तो भूदान का शुरुआत किसने किया था? सातवाहन वंश से। अगर आपसे पूछा जाएगा भूदान को बहुत तेजी से आगे कौन लेके गया था? शुरुआत किसने किया था? सातवाहन। जब तेजी से आगे लेके जाने की बात आएगी तो आपको आगे पढ़ाऊंगा। इस मगध के इस एरिया में एक नया शासक आएगा जिसको बोलेंगे गुप्त वंश। क्या बोलेंगे? गुप्त वंश। तो शुरुआत किसने किया था? सातवाहन। लेकिन तेजी से आगे कौन लेके गया? गुप्त ने। इसका मतलब तेजी से आगे ले गया। कौन लेके गया? गुप्त वंश ने। सातवाहन ने सामंती व्यवस्था शुरू किया था। सामंत व्यवस्था समझते हैं? सामंत व्यवस्था समझते हैं? नहीं समझते। देखो पता है, यही सब चीज को आगे चल के अकबर ने सीखा था। तभी अकबर महान कमरा कहलाया। सम्राट अकबर, महान अकबर कहलाया, है ना? क्यों कहलाया? देखो सामंत व्यवस्था क्या था, बात को समझिए। पहले जो राजा महाराजा थे वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं देते थे। वेतन के बदले में जमीन देते थे। क्या देते थे? जमीन। यानी वेतन के बदले में अगर आपको जमीन दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? सामंत व्यवस्था। क्या कहा जाएगा? सामंत व्यवस्था कहा जाएगा। अब इससे फायदा है कि नुकसान है? इसमें फायदा है कि नुकसान है? राजा को नुकसान है और उसके कर्मचारी को फायदा है। क्यों फायदा है, कैसे फायदा है, इस बात को समझते हैं। जैसे आप राजा हैं, आप यूपी के राजा हैं, तो आपका पूरे यूपी आपके कब्जा में है, क्योंकि पहले तो छोटे मोटे एरिया होते नहीं थे। अब पूरे यूपी का सबसे इतना बड़ा क्षेत्रफल है। आप क्या मान लो 1000 कर्मचारी काम करते हैं। आपने कहा एक काम करो, कर्मचारी भी तो अलग अलग लेवल के होते हैं। कोई सेनापति के पद पे है, कोई प्रधानमंत्री के पद पे है, तो कोई आपका सलाहकार है,
तो कोई आपका क्या नाम है, नॉर्मल आपका सेना है, अलग अलग व्यवस्था पे था, तो उनकी सैलरी भी अलग अलग थी। जब सैलरी अलग अलग होगा तो जमीन भी अलग अलग मिलेगा। जैसे जो सेनापति है, मान लो उसकी सैलरी 50,000 है, कितनी है, 50,000 है, तो उसको जमीन कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और नॉर्मल सेना है, नॉर्मल सेना है, उसकी उसकी सैलरी 5,000 रुपया है, तो उसको जमीन 1 कट्ठा मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखो राजा ने क्या किया कि आपको क्या मिलेगा, सामंत व्यवस्था के तहत आपको सैलरी नहीं मिलेगी, जमीन मिलेगी। तो जमीन मिलेगी, हर महीना आपका जमीन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है। राजा का जमीन क्या हो रहा है, बहुत तेजी से घटते जा रहा है। कैसे बहुत तेजी से घटते जा रहा है, आप मान लो सेनापति हो, आपको राजा ने कहा 1 एकड़ जमीन मिलेगा, तो आपको हर महीना 1-1 एकड़ जमीन बढ़ रहा है। लेकिन राजा के पास 1,000 कर्मचारी है, तो उसको तो 1,000 के हिसाब से जमीन घट रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब राजा के पास जमीन नहीं बचेगा और उसके जो कर्मचारी हैं उसके पास जमीन ज्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। राजा के पास जमीन हटने से 2 नुकसान है, एक तो उसका भूमि कम हो गया और दूसरा उस भूमि पर से टैक्स नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, टैक्स। अब टैक्स नहीं मिलेगा तो राजा के जो खादान था उसमें कमी होगा कि नहीं होगा, कमी होगी। अब क्या होता था, जैसे मान लो आप प्रधानमंत्री के पद पे हो, राजा ने आपको कहा 50 बीघा महीने में जमीन मिलेगा। अब भैया महीने में 50 बीघा मिलेगा, 5 साल बाद आपकी जमीन कितना हो जाएगी कि सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो, बहुत ज्यादा जमीन हो जाएगा। और राजा के पास जमीन क्या हो गया, कम। तब क्या करेगा, उसको बोलते थे सामंत। उसको क्या बोलते थे, सामंत। अब उसी में से जिसके पास ज्यादा जमीन है, जिसके पास ज्यादा जमीन है, वो छोटे मोटे जमींदार को इकट्ठा करेगा, बोलेगा ये क्या करते हो, राजा के पास जमीन ही नहीं है, उसको रख के क्या करे ससुरे को। एक काम करते हैं, उसका फाइल निपटा देते हैं और हम बन जाएंगे राजा। हम बन जाएंगे, काहे हम राजा बनेंगे, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, हमारे पास। तो इसके तहत राजा को क्या होता था, मार देता था। कौन मारता था, सामंत। बात समझ में आया कि अब आगे पतन कैसे होगा, सामंत मारेगा। कौन मारेगा, अभी तक कौन मारता था, सेनापति, क्योंकि सबसे सर्वोच्च कौन होता था, सेनापति। सेना किसके अंडर में होता था, सेनापति। पाकिस्तान में भी सेना किसके अंडर में होता है, सेनापति। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, बहुत से ऐसे देश हैं जहां तख्ता पलट हो जाती है। भारत में बहुत अच्छा नियम है, भारत की जो सेना है इतने अच्छे से सुसज्जित ढंग से है कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं कुछ हो सकता है जी, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे कौन है, रक्षा मंत्री। कौन है, रक्षा मंत्री। रक्षा का मंत्री कौन है, सीडीएस। सीडीएस के अंदर में 3 लोग आते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तीनों का कमान अलग अलग है, तीनों का चीफ। अगर ये लोग विद्रोह करना चाहेगा तो एयरफोर्स वाला करेगा, तो नेवी और आर्मी वाला बात मानेगा, नहीं मानेगा। ये कह देगा सीडीएस को, सीडीएस को कह देगा रक्षा मंत्री को, और रक्षा मंत्री किसको बोल देगा, और राष्ट्रपति तो को पता है कि 1 लोटा पानी भी प्रधानमंत्री की अनुमति के बगैर नहीं पीते हैं। इनको पानी पीना भी होता है ना, तो प्रधानमंत्री से पूछते हैं पानी पिया, पिए हैं, अरे चुप, पीजिए चुपचाप, काम करिए, ठीक है, आधा घंटा बाद पी लेंगे। तो किसके, फाइनली किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए अब, तो सामंत व्यवस्था किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया था, सातवाहन। इसमें भी पूछा जाएगा कि सामंत व्यवस्था सातवाहन ने शुरू किया था, लेकिन इसको आगे कौन लेके गया था, इसको तेजी से आगे कौन लेके गया था, गुप्त ने लेके गया था। कौन ले गया था, गुप्त ने लेके गया था। सातवाहन वालों ने और एक काम किया था, आपको पढ़ाए थे, सिक्का चढ़ाया था। किसका सिक्का, गुड।
शीशे का, अभी नहीं बताते ना तो समझते हो क्या चलता। शीशा का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहन ने। इसने एक और काम किया था, काम छोड़ो, इसके समय में समाज कैसा था? कैसा था? मातृसत्तात्मक। कैसा था जी? मातृसत्तात्मक। आपसे अगर पूछा जाएगा, देखो कि पूरे इतिहास में मातृसत्तात्मक कहां कहां था, आयो यहीं पे मातृसत्तात्मक का फाइल निपटा देते हैं। पूरे इतिहास में सिर्फ 3 जगह ऐसे हैं जहां पे मातृसत्तात्मक था और है, था और है। कहां कहां था और कहां कहां है? तो 3 जगह का नाम देखते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में किसकी चलती थी? देखो, मातृसत्तात्मक का मतलब ये नहीं कि माता की चलेगी। मातृसत्तात्मक का मतलब ये नहीं कि माता से चलेगी। जैसे भी आपसे पूछा जाए कि आप किसके बच्चे हो, तो किसका नाम लोगे? पिताजी का। यानी किसकी सत्तात्मक है? पिताजी की सत्तात्मक है। कौन सी बोला रे? कुछ लड़का बोलता है, वो पड़ोसी के आजा। तो क्या नाम है? तो सिंधु सभ्यता में पूछा जाता था किसके बच्चे हैं, तो किसका नाम लेता था? माता की। इसीलिए कहा जाता है मातृसत्तात्मक। पहला कौन हो गया? सिंधु सभ्यता। दूसरा जो आपका था, ये कौन सा था? गुप्त वंश, सॉरी सातवाहन वंश। कौन था? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के में भी समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक। यानी किसकी चलेगी? माता की। किसकी चलेगी? चलेगी बोले तो किसके नाम से जाने जाओगे? माता जी। और तीसरा जो अभी वर्तमान में है, वो भारत के एक जनजाति है, खासी जनजाति। नाम सुने हैं? क्या नाम है? खासी नायर जनजाति। खासी नायर। जो ज्योग्राफी कौन कोई पढ़ा इनमें से? मैप का क्लास कोई किया इनमें से? नहीं किया है? उनको मैं बताया हूं खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है भारत के। तो खासी और नायर भारत में असम और मेघालय में पाया जाता है। असम और मेघालय। मेघालय में एक पहाड़ी है, गारो खासी जयंतियां। 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां। कहाँ है? मेघालय में। वहीं पे जनजाति पाई जाती है, खासी नायर जनजाति। यहाँ पर आज भी मातृसत्तात्मक है। कैसा सत्तात्मक है? यानी यहाँ पे लोग किसके नाम से जाने जाते हैं? माता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नोट करना है? नोट कर लो। मिटा दो, नोट नहीं करना तो 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। कहानी 2-3 मिनट की है। हो गया? मिटा दूं? तुम लोग हाँ हूँ तो नहीं बोलते हो ना कि हाँ सर मिटाना है कि नहीं मिटाना है। मनोबल नहीं टूटेगा, डंडा टूटेगा अभी पढ़ के नहीं आओगे तो। आज आपका ये क्या नाम है? मगध, वो खत्म हो जाएगा पूरा, अभी खत्म हो गया लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? सातवाहन वंश। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, हमने क्या पढ़ा? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में फिर से शुरू करूंगा मैं भी आपको, हसीन मशूक शाह। इतना बार लिखेंगे आपको याद हो गया होगा, वैसे ही याद हो गया ना? हसीन मशूक शाह। आपको 7 राजवंश पढ़ाए हैं, कहीं बीच में डिस्टर्ब किया? किसी बाहरी आक्रमण का कोई डिस्टर्ब किया? बस एक डिस्टर्बेंस हुआ था सिकंदर का। किसका हुआ था? क्या इस राजवंश में 7 राजवंश चला, क्या सिकंदर के अलावे कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था? हुआ था, लेकिन हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कहाँ हुआ? देखिए,
हर्यक वंश तक ठीक था, शिशुनाग वंश तक ठीक था। जब नंद वंश चल रहा था तो नंद वंश के समय में किसका आक्रमण हुआ था? किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का। सिकंदर का। फिर नंद वंश के बाद जब मौर्य वंश चल रहा था तब किसका आक्रमण हुआ था? सेल्यूकस निकेटर का हुआ था, जिसको हराया था। क्या इतना ही हुआ था? नहीं। जब आपका मौर्य वंश समाप्त हो गया, शुंग वंश चल रहा था। क्या चल रहा था? शुंग वंश। तो जब शुंग वंश चल रहा था तो यहीं से आपका शुरू हो गया था बाहरी आक्रमण। क्या शुरू हो गया था? बाहरी आक्रमण। सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था यहाँ के बाद इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हालांकि ये थे यूनानी, बस गए कहाँ के? इंडिया में, इसलिए क्या कहा गया? ये क्या कहा गया? हिंद यूनानी। फिर दूसरा होगा शक, फिर क्या होगा? पहलव, और फिर क्या होगा? कुषाण। क्या होगा? कुषाण। शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे जी? इंडो ग्रीक का आई, शक का एस, पहलव का पी, कुषाण का के, ISPK। क्या याद रखेंगे? ISPK। बोलो ISPK। इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। कुषाण में हमारा आ जाएगा क्या? कनिष्क। क्या आएगा? कनिष्क जो था एक प्रतापी राजा था। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इसने बुद्ध क्या नाम है चौथी बौद्ध संगति कराया था। कहाँ हुआ था जी? कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। इसमें वो पटना से एक शिक्षक को उठा के लेकर भाग गया था। उसका नाम क्या था? क्या था? वसुमित्र। क्या था? वसुमित्र को उठा के ले गया था और वो कटोरवा लेके भाग गया था। वो बताए थे ना। अब इसमें चलेगा कहानी कनिष्क में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे कल? अब क्या शुरू करेंगे हम लोग? इंडो ग्रीक। फिर क्या पढ़ेंगे? शक में सारे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पहलव, फिर पढ़ेंगे कुषाण, और फिर एंट्री कर जाएंगे दक्षिण भारत में चोर चेल सब पढ़ लेंगे। फिर से आएंगे उत्तर भारत, फिर पढ़ेंगे गुप्त, फिर गुप्त के बाद पढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका सब आते जाएगा। फिर मध्यकालीन भारत में एंट्री कर जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान आएंगे, फिर आपका गौरी आएगा, फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, फिर उसका अपना पूरा बकरियां आ जाएगी। ठीक है, तो इसको रिवीजन करके आएंगे आप लोग।